फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है 3 वर्ग। इसके आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और हर बार ये आ रहे हैं। तो विशेष रूप से इन क्वेश्चन पर ध्यान देना और इन क्वेश्चन को समझ लेना आज, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो आगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है 14वीं सदी का संकट का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न या तो आपके एग्जाम में 3 नंबर में आएगा या फिर आपके एग्जाम में 8 नंबर में भी आ सकता है। तो बहुत ध्यान रखना, 14वीं सदी का संकट ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो 14वीं सदी है उसमें क्या क्या संकट आए इसका वर्णन करते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 14वीं सदी का जो सबसे पहले संकट आया वो आया जलवायु परिवर्तन। क्या? जलवायु परिवर्तन। जो वहां की जलवायु थी तो मतलब ठंडी जलवायु थी, लेकिन उसका स्थान ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था, इसलिए जलवायु परिवर्तन हुई और जो फसलें थी वो वहां की सारी नष्ट हो गई, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो जलवायु परिवर्तन हुई। ठंडी का समय था, लेकिन उसका ठंडी का समय ग्रीष्म मतलब गर्मी ने ले लिया, इसके कारण कई सारी फसलें नष्ट हुई। और बारिश भी ज्यादा, कुछ स्थानों में वहां के अड़ोस पड़ोस इलाकों में क्षेत्रों में बरसात अधिक हुई, बाढ़ आ गई। वहां का जो पानी आने लगा छूट का, मतलब आता है ना पानी, छोड़ दिया था बाहर से, तो वो पानी आने लगा, जिसके कारण वहां की जो फसलें थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण क्या है? मुद्रा की, धातु मुद्रा की कमी। जो रोम में जो मुद्रा चलती थी उस धातु मुद्रा की कमी हो चुकी थी। जिस धातु की वो मुद्रा चलती थी, रुपया चलता था, वो क्या हो चुकी थी? कमी हो चुकी थी, समाप्त हो चुका था। ठीक है, ये 14वीं सदी का दूसरा कारण था। ठीक है, ठीक है। तीसरा कारण, धातु मुद्रा की कमी होगी। तीसरी बात, चांदी की खानें। चांदी की जो खानें थी वो खाली हो गई। कैसे? चांदी और सोने की जो वो खानें थी वो खाली हो चुकी थी 14वीं सदी में। तो जहां वहां का राजा था, जब भाई धातु मुद्रा की भी कमी हो गई, तो चांदी सोना था वो भी खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा संकट था रोम का। ठीक है, चौथी बात करते हैं, एक फ्लैग आया था। कौन सा फ्लैग? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम पूछा जाता है, एक अंक में एग्जाम में पूछा जाता है। बायबेथ, मैं लिख देता हूं, बायोनिक फ्लैग। ठीक है, ये एक महामारी आई थी जिसे कहा गया बायोनिक फ्लैग, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये भी एक संकट था 14वीं सदी में, क्योंकि ये 14वीं सदी में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है और आपको पूरे एग्जाम में नंबर लेने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लिखा है 11वीं सदी में यूरोप में होने वाली प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो 11वीं सदी थी उसमें जो यूरोप में प्रौद्योगिकी आई, टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, वो क्या क्या टेक्नोलॉजी आई उसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो वहां की टेक्नोलॉजी आई, जो प्रौद्योगिकी आई यूरोप में, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला था, जो घोड़े होते हैं, क्या होते हैं? घोड़े। घोड़े के खुरे के पास नाले लगाई गई ताकि वे तेजी से दौड़े और काम कर सके। ठीक है, पहला बदलाव ये गया। दूसरा बदलाव किया था उन्होंने, जो पहले लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। कौन से? लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, उन्होंने भाई औजार या धातु के औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। ठीक है, तीसरी बात थी कि वो सिंचाई के लिए मोटर, बिजली जैसे संसाधनों का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बदलाव था। चौथा था कि वो जल शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। जैसे वहां कारखाने खोले गए थे, तो जल शक्ति मतलब बिजली की वहां आवश्यकता पड़ती थी, तो और आई 11वीं शताब्दी में। तो ये प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा कारण है।
उसके बाद जो श्रमिक थे, किसान थे, उनको बहुत राहत मिली, उनकी जो मेहनत थी वो कम हो गई, क्योंकि भाई सारे काम आसानी से हो रहे हैं, औजार भी लोहे के हैं, घोड़े भी तेजी से काम कर रहे हैं, तो वो और काम भी कर सकते थे। जो किसान थे, श्रमिक थे वहां के, वो और काम भी कर सकते थे उसके साथ साथ, ठीक है, उन्हें बहुत राहत हुई, ठीक है। तो ये बदलाव थे 11वीं शताब्दी में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे की, पादरी वर्ग की विशेषताएं। ध्यान रखना, ज्यादा खास नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। पादरी वर्ग की विशेषताएं लिखनी है तो आपको बताना क्या होगा, जो पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग समाज था, वो कैसा था, उसके बारे में वर्णन करना 3 अंक में पूछ लिया जाता है। आए तो बेहतर है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो जो पादरी वर्ग था, तो जो चर्च के पादरी आते थे उसमें आता था, जो चर्च थे या पादरी थे वो कैसे थे, ये राजाओं के द्वारा भूमियां दी हुई थी, क्या, राजाओं के द्वारा भूमियां दी गई थी, उनसे ये कर उगाते थे, कौन, चर्च या पादरी, ठीक है। राजा के द्वारा भूमि दी हुई थी, उनसे ये कर उगाते थे, ठीक है। दूसरी बात, ये रविवार के दिन, कौन से दिन, रविवार के दिन गांव में जाते, धर्म उपदेश देते और प्रार्थना करते थे, ठीक है। तीसरी बात, ये फ्रांसीसी समाज में शामिल थे, फ्रांसीसी समाज में पहला वर्ग था, प्रथम वर्ग, उसमें ये शामिल थे, और इन्हें टाइद नामक ये धार्मिक कर वसूला करते थे, कौन, पादरी वर्ग, ठीक है। ये धार्मिक कर टाइद नामक रूप में वसूलते थे। इनके पास बहुत जागीरें थी, बहुत सारी भूमि थी, क्योंकि ये प्रथम वर्ग में शामिल थे, और इन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इस प्रकार आपको इनके वर्णन करना है, पादरी वर्ग के विशेषताएं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 1 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए, एग्जाम में कई साल से रिपीट हो रहा है। सामंतवाद शब्द का अर्थ क्या है, तो जो सामंतवाद शब्द है उसका अर्थ है जमीन का टुकड़ा। मैं लिख देता हूं, ठीक है। जो सामंतवाद है, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द भाषा के फ्यूड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जमीन का टुकड़ा। एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यूरोपीय इतिहास के स्रोत लिखिए, मतलब जो यूरोप के बारे में हमें पता चला है उसके क्या क्या इतिहास है, आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो उसका जो इतिहास है वो है भूस्वामियों के विवरण, मतलब जो वहां के भूस्वामी थे या मालिक थे भूमि के, उनके कुछ आलेख मिले हैं, हिसाब किताब मिला है उनका, जिससे हमें पता चला है। और जन्म, मृत्यु और विवाह के चर्च से हमें कुछ आलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरी और इंटरेस्टिंग बात है कि वहां की कहानियां, कविता और जो धार्मिक पुस्तकें थी उनके बारे में पता चला है, धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी हमें पता चला है। ये थे यूरोपीय इतिहास के स्रोत, समझ में आया आपको। उससे पहले हम आगे के प्रश्न करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें, और एक सुंदर सा कमेंट भी, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक। आता हूं मैं अपने वापस टॉपिक पर और चलता हूं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भिक्षु अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, इंपॉर्टेंट है भाई, 3 अंक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अंक के लिए। जो भिक्षु थे वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, जो भिक्षु थे वो मठों में रहते थे। ये जो मठ थे वो आम आबादी से बहुत दूर होते थे। ये अपने धर्म का प्रचार करते और दान में जो मिलता उससे अपनी जीविका चलाते, ठीक है। इस प्रकार ये अपना जीवन व्यतीत करते, और ये कुछ कार्य करते थे, जैसे व्यायाम करना, अध्ययन करना और अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है। ये थे भिक्षु। और जो भिक्षु थे वो कई नियमों का पालन करते थे, जैसे विवाह न करना। और जो स्त्रियां और पुरुष थी वो दोनों ही भिक्षु बन सकते थे। स्त्रियों को नन कहा गया और पुरुषों को मॉन्क कहा गया है, ठीक है। तो ये था इनका जीवन, कि नियमों का पालन करते थे, मठों में रहते थे, और ये अपना जीवन दान के द्वारा मिला गया दान, उससे अपना जीवन चलाते थे, भोजन करते थे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताई एक बात,
कि स्त्रियों को नन कहा गया और पुरुषों को मोंग कहा गया, लेकिन ये विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो एक मार्क्स से पूछा जाता है कि स्त्री जो भिक्षु बनती थी उसे क्या कहते थे, तो आपको पता होना चाहिए नन, और जो पुरुष जो भिक्षु बनते थे उन्हें कहा गया मोंग। एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 6 क्लियर हुआ। चलते हैं आगे की ओर। दो प्रसिद्ध मठ कहाँ बनाए गए? एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे। दो प्रसिद्ध मठ कहाँ बनाए गए? कहाँ बनाए गए मतलब तो आपसे जगह पूछी है। क्या पूछी है? जगह पूछी है, लेकिन आपसे क्या कौन से बनाए गए तो आपको नाम बताने हैं। ठीक है, या एक मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकता है, जैसे दो प्रसिद्ध मठ कहाँ बनाए गए, या ऐसे दो प्रसिद्ध मठ कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो कहाँ बनाए गए, तो एक इटली में और एक बरगंडी में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? एक इटली में, दूसरा बरगंडी में बनाए गए। अब पूछे कौन से बनाए गए, तो आप लिख देना इटली में सेंट बेनेडिक्ट, कौन? सेंट बेनेडिक्ट, और बरगंडी में क्लूनी, क्या? क्लूनी। ये 2 मठ बनाए गए थे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर। अभिजात वर्ग की विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स आपसे पूछा जा सकता है। जो अभिजात वर्ग था उसके बारे में क्या पता है आपको, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी? तो जो अभिजात वर्ग था वो एक महत्वपूर्ण वर्ग था और जमींदार था। कैसा था? जमींदार, मतलब उसके पास बहुत सारी भूमियां होती थी। ठीक है, और ये अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकते थे, मतलब ये अपनी मुद्रा चला सकते थे, और ये खुद का न्यायालय भी लगा सकते थे। इतनी इनकी पावर थी, ये इनकी विशेषताएं थी। समझ में आया आपको? एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? क्या? ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्रिसमस। क्या है? क्रिसमस। ईसाई धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो है क्रिसमस। एक मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 14वीं सदी में यूरोप में फैलने वाली महामारी कौन सी है? एक मार्क्स के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो 14वीं सदी में जो संकट आया था उसमें एक महामारी थी जिसको बायोनिक प्लेग कहा गया, या ब्लैक ब्लैक डेथ। ठीक है, ब्लैक डेथ। ठीक है, बायोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ कहा गया। ये आपकी एक 14वीं सदी में फैलने वाली एक महामारी थी। एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।